हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं कक्षा 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिनका नाम है पोषण। जिस चैप्टर का नाम है पोषण, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे पोषण। तो हम लोगों का पोषण के अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कहता है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? यह जो जैव प्रक्रम की क्रिया है वह किसे कहते हैं? कहता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम का साधारण सा मतलब है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है, जिसके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है, उस क्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का हम लोग एक और परिभाषा, अनुरक्षण का साधारण सा मतलब होता है कि संतुलित करना या बराबर करना या उसको संचालित रखना। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर है, शरीर को खूब बढ़िया ढंग से चलाने के लिए एवं मजबूत बनाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों के शरीर में जो भी क्रिया होती है उन सभी क्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है कहता है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि कार्य होते हैं और इन सभी के द्वारा हमारे शरीर का अनुरक्षण होता है, हमारे शरीर की सुरक्षा होता है और अनुरक्षण कार्य करता है, हमारे शरीर को मेंटेन रखता है। मेंटेनेंस, अनुरक्षण का जो अंग्रेजी शब्द होता है वह होता है मेंटेन। मेंटेन का मतलब आप लोग खूब बढ़िया से जानते होंगे कि किसी के घर में अगर कोई गार्जियन होगा तो घर को किस प्रकार से मेंटेन करता है ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। उसी प्रकार हम लोगों के शरीर को जो मेंटेन करने की क्रिया है उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं और इस प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? आखिर आप लोग या हम लोग पोषण से क्या समझते हैं? कहता है वह विधि जिससे द्वारा वह विधि जिसके, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पर होगा जिसके, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। मतलब वह विधि जिसके द्वारा हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और अपने शरीर में उसका उपयोग करते हैं तो उसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। मतलब जीव भोजन ग्रहण करके उसका शरीर में उपयोग करना ही कहलाता है पोषण। तो यह जो क्रिया है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है स्वपोषण और नंबर 2 में है परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है वह क्रिया जो अपने आप संपन्न होता है। स्व का मतलब ही होता है अपने आप, मतलब पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाकर नहीं खाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं परपोषण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न समझने में कहीं पर कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम आपका वह प्रॉब्लम, वह जो दिक्कत है उसको हम अगली वीडियो में सॉल्व कर सके। और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखें। मतलब स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में कहता है अंतर बताइए। तो आप स्वपोषी का अंतर बता सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। मतलब वह जीव जो अपना भोजन स्वयं अपने से बनाकर खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। और जैसे होता है पेड़ पौधे और शैवाल। पेड़ पौधे मतलब वैसे पेड़ पौधे जो हरा हो, मतलब हरे पेड़ पौधे और शैवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला उसी में जो कहता है परपोषी का, तो परपोषी होता है वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप में
अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य एवं अन्य जीव। परपोषी जीव उस जीव को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वह भोजन बनाकर देगा तब यह खाता है, वैसे जीव को हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके लिए समीकरण लिखिए। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह किसे कहते हैं। तो हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जिस क्रिया द्वारा बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो हरा पौधा होता है वह अपना भोजन जिस क्रिया द्वारा बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहता अब चलिए हम इस परिभाषा देखते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। प्रकाश संश्लेषण जो है वह हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 एवं भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वह 4 प्रकार की कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। 1 नंबर में है कि वह सूर्य से सूर्य प्रकाश को ग्रहण करता है। 2 नंबर में है वह वायुमंडल से CO2 गैस को ग्रहण करता है। 3 नंबर है कि वह मिट्टी से खनिज लवण और जल को प्राप्त करता है। और 4था नंबर है कि पौधे के हरे भाग से वह क्लोरोफिल प्राप्त करता है और उन सभी के मिश्रण से वह अपना भोजन बनाते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो समीकरण होता है वह होता है 6CO2 प्लस 12H2O और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन के रूप में बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यह जो है C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के जो उत्पाद बनता है, जो भोजन को वह ग्रहण करता है, जो भोजन वह खाता है, उस भोजन का नाम है ग्लूकोज। जिसे हम लोग अपने घर में अलग अलग प्रकार के भोजन और पकवान बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखिए। आपको जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया वही कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उसका आप नाम बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है। नंबर 1 में है पर्णहरित या क्लोरोफिल। यह पौधे के हरे भागों में पाया जाता है जो पौधे के लिए ग्रहण करना आसानी से मिल जाता है। नंबर 2 में है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधा इसे वायुमंडल से ग्रहण करता है। तीसरा है जल और खनिज लवण, इसे पेड़ पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और चौथा नंबर में है सूर्य का प्रकाश, इसे जो है वह सूर्य से प्राप्त करते हैं। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखें। सजीव का ऐसा मुख्य 4 लक्षण लिखिए जिससे यह पता चले कि वह सजीव है। कहते सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1 में है चलन या गति होना चाहिए। नंबर 2 में है श्वसन होना चाहिए। नंबर 3 में है प्रजनन होना चाहिए। नंबर 4 में है वृद्धि एवं विकास होना चाहिए। यह जो प्रजनन है यह उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोषण जो है वह बहुत आवश्यक है। तो चलन मतलब एक जगह से जो दूसरे जगह जाता हो, गति करता हो। श्वसन मतलब सांस लेता हो। पोषण मतलब वह भोजन ग्रहण करता हो। प्रजनन मतलब वह अपने समान जीवों को जन्म देता हो। यह कोई जरूरी नहीं। और 4 नंबर में वृद्धि एवं विकास, मतलब उसका शरीर बढ़ना और फूलना चाहिए। यही होता है वृद्धि एवं विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है, आखिर हम कैसे बता सकते हैं कि यह वस्तु सजीव है। कहता है यदि कोई वस्तु सजीव है तो उनमें सजीवों के लक्षण जैसे पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि होना बहुत आवश्यक है, तभी हम उसको कह पाएंगे कि वह सजीव है। जनन आवश्यक नहीं है, फिर भी उसको इसमें लिख दिया गया है क्योंकि यह 5 जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है।
तो पौधा जो है वह प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से मतलब CO2 गैस जो है वह वायुमंडल से, जल जो होता है वह जड़ द्वारा, मिट्टी से तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं और पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है। पौधे के हरे भागों में जो है वह क्लोरोफिल विद्यमान होता है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखें। मतलब मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके कार्य को लिखिए। तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में जो दांत होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है कृंतक, मतलब कर्तनक हो गया कृंतक या इंसाइजर, उसका इंग्लिश रूप है। 2 नंबर में होता है भेदक या कैनाइन। 3 नंबर में होता है अगर चवर्णक या प्रीमोलर और 4 नंबर में होता है चवर्णक या मोलर। 4 नंबर में जो दांत होता है उसका नाम है चवर्णक या मोलर। अगला जो प्रश्न है कहता है दांत के कार्य हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा 4 प्रकार के दांत होते हैं, आखिर उसका काम क्या क्या होता है। तो जो कृंतक है यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। जो कृंतक का काम होता है, जो इंसाइजर है उनका जो काम होता है यह भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। नंबर 2 में है भेदक, कहता है यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। भेदक या कैनाइन का जो काम है यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। अगला होता है अग्रचवर्णक, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। और नंबर 4 में है चवर्णक, यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। इस प्रकार हम लोग पढ़े कि दांत के 4 प्रकार होते हैं, चारों का अलग अलग कार्य होता है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हम लोगों का आमाशय मतलब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन हमारे आमाशय में जाता है। हमारे निगल द्वार से होते हुए आमाशय में जाकर पाचन की क्रिया संपन्न करता है, मतलब पाचन क्रिया की शुरुआत करता है। कहता है आमाशय के जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो आमाशय में एक जठर ग्रंथि पाया जाता है जिससे कि जठर रस का स्राव होता है और उसी रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहता है यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है। उसके अंदर में जो हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया उसमें निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पाया जाता है। यह क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको सक्रिय करके पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। उसको सक्रिय करके उसको पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देती है। यह जो एंजाइम पढ़े आप पेप्सिन नामक एंजाइम, वह भोजन में उपस्थित प्रोटीन पर प्रतिक्रिया करके मतलब प्रोटीन से पेप्टोन नामक जो एंजाइम है प्रोटीन से क्रिया करके भोजन को पेप्टोन में बदल देते हैं। तथा यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हमारे आमाशय में जो है वह अम्ल का जो मुख्य कार्य है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको नष्ट करने का कार्य करता है। और दूसरा कार्य होता है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने में सहायता प्रदान करता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि जो जठर ग्रंथि में जठर रस पाया उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह क्या करता है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है और यह पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन से क्रिया करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। यह जो पित्त है आखिर यह क्या है। कहता है पित्त गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH 8.9 होता है, जो यकृत से स्रावित होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्व, यह जो पित्त होता है यह गाढ़ा रंग का होता है और हरा होता है, जो हमारे यकृत या लीवर में एक थैली में बंद रहता है जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। तो उसमें पित्त भरा होता है
और कहता है कि इसका मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्व। तो आप लोग जानिए कि आखिर मनुष्य के पाचन क्रिया में पित्त का क्या महत्व है। तो एक नंबर में है कि पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। हम लोगों ने जो हमारे अमाशय में जो भोजन पचता है, जो भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से वह अम्लीय बन गया है, उस भोजन को सबसे पहले अम्लीय कायम को समाप्त कर उसे क्षारीय बनाता है। वह जो अम्लीय भोजन अब बाहर निकलेगा हमारे अमाशय से, यह जो पित्त है उसको क्या बना देगा, तो उसको क्षारीय बना देगा। कहता है पित्त के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉटोकोलेट भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पायसीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन होता है। मतलब इसमें पित्त में जो एंजाइम पाया जाता है वह उसमें उपस्थित वसा को पचाने में सहायता प्रदान करता है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। मतलब पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाता है ताकि इनका आसानी से पाचन हो सके। तो आप लोग जानिए कि पाचक एंजाइम का बहुत ही आसान कार्य है, और मानिएगा तो बहुत बड़ा कार्य है। इसका काम है कि भोजन में उपस्थित जो जटिल अणु, जो हम लोग बहुत बड़े बड़े पदार्थ को जो खाते हैं, बहुत मजबूत सब पदार्थ को खाते हैं, तो उसमें जो जटिल अणु पाया जाता है, एंजाइम का कार्य है उस जटिल अणु को सरल अणुओं में परिवर्तित करना। एंजाइम का काम है कि जटिल अणुओं को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील, उसको बदलकर घुलनशील बनाता, ताकि वह कोई चीज में घुल जाए, जल में जैसे घुल जाए वैसा उसको बनाता है यह एंजाइम, ताकि इनका आसानी से पाचन हो सके और ताकि उसका आसानी से पाचन हो सके। उदाहरण के तौर पर होता है कार्बोहाइड्रेट का माल्टोस में बदलना। यह कार्बोहाइड्रेट एक जटिल अणु होता है, लेकिन उसको एंजाइम क्या करता है, पचाकर माल्टोस में बदल देता है, माल्टोस में बदल देता है, जिसका पाचन बहुत ही आसानी से हो जाता है। आज हम लोगों ने कक्षा 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम और उसके अंतर्गत जो पोषण होता है उसके बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर से हमने कुल 11 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में या यूट्यूब चैनल महर्षि में ही एजुकेशन पर जाकर एक बार अवश्य देख लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।